हाँ जी, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे हो गए। आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो अपन बात करने वाले हैं मैथ्स को लेकर, क्योंकि आपको पता है मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हम मैथ्स पढ़ाते भी हैं और हमने मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 किया हुआ है 3 बार। एक बार CHSL 18 में और 2 बार CGL में। बाकी एक बार CHSL का 17 जब दिया था उसमें शायद 45 या 47.5 स्कोर था। ठीक है, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था CHSL का। और CPO 18 में भी मेरे शायद 46 या 47 ऐसे कुछ नंबर थे, एग्जैक्ट में याद नहीं है, 45 प्लस था। ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं CPO में। बाकी 3 बार हमने 50 आउट ऑफ 50 किया है। ठीक है, मैथ्स मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। शुरुआत से ही मज़ा आता था हमें मैथ्स के सवाल लगाने में। और मेरा जीके बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो मतलब मेरा ये था ना कि अगर मैथ्स में पूरे स्कोर कर लेंगे तो मेरे चांस ज़्यादा थे सेलेक्ट होने के। बाकी जिनको नहीं पता उनको बता दें, हम SSC CGL सिलेक्टेड हैं और अपने ही होम टाउन कानपुर में पोस्टेड है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको टोटल 10 स्टेप बताने वाले हैं जो हमने फॉलो किए थे। अगर आप भी फॉलो करोगे तो यकीन करो कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख लिया, 1 महीना पढ़ाई कर लिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा या फिर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करने लगोगे। लेकिन ये जो 10 स्टेप हम बता रहे हैं, अगर आप इसको सिंसियरली फॉलो करते हो, एग्जाम आने तक लगातार आप लगे रहोगे तो यकीन करो आपको खुद ब खुद 2-3 महीने बाद भी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ने लगेगा। चलो भाई, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नंबर 1 स्टेप क्या है? कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि एक बार किसी भी टीचर से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही दूसरा कुछ काम करना है। समझ गए? एक बार पूरा सिलेबस कर डालो एक बार में। आप पेड बैच से कर सकते हो, आप यूट्यूब के बैच से कर सकते हो, आप जहां से मनो, ऑफलाइन कोचिंग से मनो, वहां से कर लो, पर एक बार अपना सिलेबस कर लो और कोशिश करना एक ही टीचर से कवर करना। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर किसी एक टीचर से पढ़ना है, दूसरा चैप्टर किसी और टीचर से। तो एक टीचर से पूरा सिलेबस एक बार फटाफट खत्म कर लो। कोशिश करना ऐसे टीचर से पढ़ना जिसने थोड़ा शॉर्ट में करवाया हो। ज़्यादा सारा पता चले 1000 घंटे का आपको किसी ने बैच बेच दिया, आप उसे पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। कोशिश करना इस हिसाब से हो कि 6 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाए। तो एक बार यूट्यूब से या पेड बैच से जहां से करना चाहो कर सकते हो। हमने यूट्यूब पे 75 डेज का एक बैच चलाया था, आप चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे बच्चों की। सेकेंड, सॉल्व एनी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की बुक कम से कम 2 बार। ध्यान रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिलेबस खत्म होने के बाद जो स्टार्टिंग के 3 स्टेप है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। पहला स्टेप आपने कवर कर लिया कि सिलेबस एक बार आपका हो गया, अब टीचर का काम खत्म होता, अब आपकी बारी है मेहनत करने की। अभी तक तो आपने वीडियो देख देख के सवाल लगाए थे, अब आपको कोई भी एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वाली बुक लगानी है। आप कोई भी किताब ले सकते हो, बस ध्यान रखना किताब को लेना थोड़ी ऑथेंटिक हो, जिसके मतलब जिसपे आपको भरोसा हो कि सवाल सही है, ज़्यादा एरर ना हो, इस टाइप की बुक। ठीक है, बुक कौन सी लेनी है अभी हम आगे बता देंगे, चिंता ना करो। लेकिन कम से कम इसको 2 बार लगाना है। कैसे? जैसे मान लो आपने पहली बार अटेम्प्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज करो ये 10 सवाल आपने पहली बार में अटेम्प्ट किए। 10 में से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 सवाल ऐसे थे जो थोड़े से दमदार थे, बाकी सारे आसान थे क्योंकि आपने ऑलरेडी टीचर से पढ़ रखा है, आपने बाकी सारे सवाल कर लिए, पर 3, 7, 9 आपको लगे थोड़े से दमदार हैं। तो आप क्या करोगे? इस पर टिक कर लोगे या इस पर स्टार मार्क कर लोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप सेकेंड टाइम में करने आओगे बुक को, तो आपको सारे सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3, 7, 9 ये 3 क्वेश्चन ही करने हैं। तो आपका टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी आप दूसरी बार किताब को कर सकते हो। बाकी अगर आपका एग्जाम में टाइम है तो आप तीसरी बार भी कर सकते हो। ये चीज़ें जितनी ज़्यादा बार आप रिपीट करोगे उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 बार तो करना ही करना है। बाकी अगर हम बुक की बात करें किस किताब से आपको करना है, तो अभी मेरे पास ये पिनाकल की बुक है, ये इनका नया एडिशन है, 7th एडिशन। आप ये ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। बाकी कोई और किताब ऑलरेडी आपके पास है, आप उससे भी कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं कि ये किताब ही लेनी है। लेकिन ये अच्छी किताब है। और एक चीज़ इस किताब में थोड़ी सी हमें अच्छी लगी, वो ये कि जब आप इनका इंडेक्स ओपन करोगे ना, तो इन्होंने Day 1, Day 2, Day 3 के हिसाब से शेड्यूल चीज़ें कर रखी हैं। जैसे मान लो इनका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो Day 1 में इन्होंने लिखा है कि आपको नंबर सिस्टम की 58 क्वेश्चन कवर करने हैं। फिर Day 2 में नंबर सिस्टम के ही आपको 45, 50 और 51 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो डेली आपको क्वेश्चन कर करके ये पूरी किताब आपकी खत्म करवा देंगे। एक सेकेंड, हम आपको बता रहे हैं। हाँ, तो ये पूरी बुक आपकी खत्म कर देंगे Day 90 पे, यानी 3 महीने में ये किताब आपकी पूरी कंप्लीट करवा देंगे। बाकी अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन ओके है, कहीं किसी सवाल में अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा और किसी सवाल में कुछ खास सोल्यूशन नहीं है। बाकी हम तो ये बोलते हैं कि सोल्यूशन जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उसका सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस किताब को खत्म कैसे करोगे? पहली बार में तो आपने सारे सवाल लगाने, कुछ भी स्किप नहीं करना। लेकिन दूसरी बार में जब आप करोगे तो सोचो, अगर पहली बार में आपने 90 दिन में ये किताब खत्म कर ली, 90 डेज में ये बुक आपने खत्म करी, लगभग एक दिन में 50, 60, 70 सवाल आपको लगाने हैं। ठीक है, 90 दिन में एक बार ये किताब खत्म कर ली, तो दूसरी बार में इस किताब को खत्म करने में 40 से 45 दिन ही लगेंगे मैक्स, इससे ज़्यादा लग ही नहीं सकते।
क्यों? क्योंकि एक बार ऑलरेडी आप कर चुके हो। दूसरी चीज़, आपको अब क्वेश्चन भी थोड़े से कम लगाने हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत फायदा करेगी। पहली बार किताब को सॉल्व करते समय जो सवाल में आप फंस रहे हो उसे नोट डाउन करते हुए चलना, मतलब टिक लगा देना, स्टार लगा देना, मार्क कर देना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट एवरी वीक। हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट अगर नहीं लगा रहे हो बालक, तो गलती कर रहे हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट आपको ज़रूर 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 लगाना है। इसमें बिल्कुल भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। स्पेशली अभी सीजन 25 की अगर बात करें तो ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, 3 से 4 महीने का ही समय है। तो भाई अभी से डेली 1 मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि ये मॉक टेस्ट में तो आपको पता चलेगा ना क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और जब वो वीक पॉइंट्स हैं उस पर आप मेहनत करोगे। खैर, इसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टेप नंबर 4, गिव एज मैनी एज सेक्शनल टेस्ट एज यू कैन। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट आपको देने हैं। ये जो शुरू के 3 स्टेप थे वो तो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब सिलेबस खत्म करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना एंड मॉक टेस्ट देना, ये एकदम मैंडेटरी चीज़ें थी जो बिल्कुल बेसिक हैं, जहाँ से आपकी नींव रखी जाएगी, जहाँ से आपका स्कोर अच्छा होना शुरू होगा। लेकिन अब जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये बोनस है। ये जितना ज़्यादा स्टेप 4 से लेकर स्टेप 10 तक जो बताएंगे उस पर जितना ज़्यादा आप काम कर लोगे, वहाँ से आपका स्कोर बाकी लोगों से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक बात जान लो, यहाँ पे ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताने जा रहे कि हम ऐसी चीज़ बता देंगे जो इससे पहले आपने कभी सुनी नहीं होगी। हम एक ओल्ड स्कूल टाइप के इंसान हैं, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो बेस आपका मजबूत करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट आपको देने हैं। देख, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप टाइमर ऐड करोगे। बच्चा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो सेक्शनल टेस्ट 25 सवाल है, 25 क्वेश्चन आपको देने हैं और इस 25 सवाल में आप लगा रहे हो 1 घंटा, फिर तो बेकार है, इसे देने का कोई मतलब नहीं। सेक्शनल टेस्ट देने का मकसद ये होता है कि जितनी ज़्यादा हो सके आपकी मिसलिनियस प्रैक्टिस हो जाए। समझ रहे हो? सेक्शनल टेस्ट सिर्फ इसीलिए मैं आपको दिला रहा हूं ताकि आपकी मिक्स प्रैक्टिस हो जाए। बुक से आप चैप्टर वाइज कर रहे हो, लेकिन मिक्स प्रैक्टिस कहाँ से होगी? सेक्शनल टेस्ट से होगी। तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा दो, और टाइमर लगा के। टाइमर कितना लगाओगे? हम अगर आपका स्कोर 25 से ऊपर आता है, 25-30 नंबर आते हैं, तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप 20 मिनट का टाइमर लगाओगे। ठीक है, अगर आपका स्कोर 25-30 नंबर आ रहा है, और अगर आपका स्कोर आता है 15-20, इस यानी कि 20 से कम आ रहा है, तो उस केस में आप 25 मिनट का टाइमर लगाओगे। ठीक है, इसके ऊपर टाइमर नहीं लगाना है, चाहे आप 10 सवाल कर पाओ चाहे 15 कर पाओ, 25 मिनट से ऊपर तो जाना ही नहीं है। तो बिना टाइमर लगाए सेक्शनल टेस्ट मत देना। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 5, मेक योर मॉक कॉपी। अगर ये नहीं कर रहे हो बालक तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपने जो मॉक टेस्ट दिया, आपने जो सेक्शनल टेस्ट लगाया, उसका एनालिसिस कहाँ करोगे, कहाँ लिखोगे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कहाँ लिखोगे अपने वीक पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपकी मॉक कॉपी ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, जिसमें हर मॉक का, हर सेक्शनल टेस्ट का ब्यौरा लिखा होना चाहिए कि पहले मॉक में मेरे मैथ में इतने नंबर आए थे, बाकी सब भी लिखने हैं, मैं मैथ की बात कर रहे हैं कि मैथ में इतने नंबर आए थे, सेक्शनल टेस्ट में इतने नंबर आए थे, हमने कौन कौन से सवाल गलत कर दिए, हमें गलती क्या की, हो सकता है वो सवाल तुक्के में गलत हो गया हमसे, या तुक्के में सही हो गया, या फिर वो सवाल हमें आता था पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने। तो वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फिर आपको ये भी लिखना है कि भाई हमने 50% सिलेबस कवर कर लिया है, क्या उस सिलेबस में से सवाल गलत हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पता चला आपने परसेंटेज पढ़ तो रखा है, पर इस मॉक टेस्ट में आप परसेंटेज के सवाल लगा नहीं पाए, मतलब आपको परसेंटेज दोबारा पढ़ने की जरूरत है, परसेंटेज का रिवीजन करने की जरूरत है। तो अपनी मॉक कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए, जरूर बनाओ, जरूर बनाओ, जरूर बनाओ। अगर ये नहीं बना रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जो आपका स्कोर इंप्रूव होगा उसमें 50% योगदान इस मॉक कॉपी का होगा, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। आप गलतियां करोगे मॉक टेस्ट में, सेक्शनल टेस्ट में, उन दोनों को लगाने का मकसद यही है कि आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चले। और अगर आप अपनी गलतियों को इस कॉपी में नोट नहीं करोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। अच्छा, मॉक कॉपी का मतलब ये नहीं होता कि जो सवाल आपका गलत हो रहा है सारे सवाल आपने इसमें नोट कर दिए। इसमें सिर्फ वही सवाल नोट करने जो आपको लगता है जिसमें आप फ्यूचर में फंस सकते हो। समझ गए? उन चीज़ों को नोट करो, सब कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दें, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गई। ये मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल टाइम होता है 60 मिनट का। ठीक है, अगर आपका स्कोर 100 नंबर से ऊपर आ रहा है, अगर आपका नंबर स्कोर 100 से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आप टाइमर जो लगाओगे वो 55 मिनट का लगाओगे, ध्यान रखना। और वो भी मॉक शुरू होने के 5 मिनट तक आप बैठे रहोगे, 5 मिनट बाद मॉक अटेम्प्ट करोगे। ऐसा नहीं कि आखिरी के 5 मिनट छोड़ देंगे, वो बेटा छोड़ नहीं पाओगे, पक्की बात है। शुरुआत में 5 मिनट छोड़ देना, बहुत फायदा मिलेगा। तो 55 मिनट तक आप मॉक टेस्ट लगाओगे और 5 मिनट स्किप करोगे शुरू वाले। अच्छा, अगर आपका स्कोर आता है 130, 140, 150, यानी कि जो रिपीटर्स वाले बच्चे हैं, उस केस में आप यहाँ पे जो स्कोर दोगे, टाइम दोगे, वो 50 मिनट का होगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और स्टेप 1 में बता दें, मेरे दिमाग से निकल गई। जब आप सिलेबस करोगे ना, उस समय अपने फॉर्मूला के नोट्स जरूर बनाना। वैसे नोट्स बनाओ या ना बनाओ, लेकिन फॉर्मूला के नोट्स आपके ज़रूर होने चाहिए, बहुत फ़ायदा आपको देंगे इसमें। ठीक है, चलो
ये डन, मॉक कॉपी हो गया। आ जाते हैं भाई रिवीजन स्ट्रेटजी के ऊपर। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं करोगे तो बात बनने वाली नहीं है। ठीक, मेरी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या कहती है, डेली, वीकली और मंथली। ठीक है, डेली कैसे, आप में से जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं हम हमेशा 5+2 के प्लान पे चलते हैं। 5+2 का प्लान क्या होता है मेरा, 5+2 का मतलब ये होता है कि 5 दिन आप पढ़ाई करोगे और आखिरी के 2 दिन मॉक टेस्ट के लिए और रिवीजन के लिए होते हैं। मतलब संडे को आप मॉक लगाओगे, उसका एनालिसिस करोगे, सारी चीज़ें अपनी नोट करोगे, गलतियाँ, प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट सब नोट करोगे और उस पर काम करोगे संडे के दिन। सैटरडे के दिन जो एक्स्ट्रा दिन है वहाँ पर आप रिविजन करोगे किन चीज़ों का, जो हफ्ते के 5 दिन में आपने पढ़ा है। सपोज कोई परसेंटेज मंडे को स्टार्ट हुआ, फ्राइडे को खत्म हो गया, तो मंडे टू फ्राइडे आपने परसेंटेज को फिनिश किया, तो फिर आप क्या करोगे, सैटरडे को बैठ के जो 5 दिन आपने पढ़ा है उन सबका अच्छे से रिवीजन करोगे। सिंपल। ठीक है, तो ये हमने वीकली बता दिया, सॉरी गलती से, हाँ ये वीकली बता दिया हमने, अभी डेली का ही बता रहे, चिंता ना करो। तो 5+2 इस पैटर्न पे आपको काम करना है कि 5 दिन आपने पढ़ाई करनी, 2 दिन रिवीजन के लिए होना चाहिए। एक मॉक टेस्ट का दिन होगा, मॉक टेस्ट वाले दिन क्या होगा कि आपने वही मॉक टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस किया, मॉक कॉपी बनाई, उसमें जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ पढ़ ले तो अगले मॉक में फायदा मिलेगा, तो संडे को सिर्फ उतना करो। बाकी सैटरडे के दिन आप क्या करोगे, सैटरडे के दिन जो भी आपने 5 दिन पढ़ाई की है उसका रिवीजन करो। अच्छा, डेली भी रिवीजन आपको करना है। रात में सोने के 1 घंटा पहले दिन भर में जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आप करोगे। ये सारे सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी आपके काम आएगी। ठीक है, तो रात में सोने से पहले 1 घंटा जो भी दिन भर में पढ़ा उसका रिवीजन, वीकली आप रिवीजन करोगे और मंथली भी रिवीजन करोगे। लास्ट के अपने अकॉर्डिंग 3 to 4 डेज, आखिरी के 3 से 4 दिन जो भी आपने पूरे मंथ में पढ़ा हुआ है उसका आप रिवीजन करोगे। क्लियर होगी बात? ठीक, तो डेली रात में सोने से पहले 1 घंटा जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करो। वीकली हफ्ते के आखिरी 2 दिन में, सैटरडे संडे को जो भी पढ़ा आपने पूरे हफ्ते उसका रिवीजन करोगे, और महीने के आखिरी के 3-4 दिन में आप जितना भी आपने पूरे महीने में पढ़ा उसका आप रिवीजन करोगे। ठीक है, स्टेप नंबर 7, ये बोनस टिप है स्पेशली मैथ्स के रिवीजन के लिए। आपके साथ बहुत बार ये होता होगा कि आपने मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर को खत्म कर दिया, अब आप शिफ्ट कर गए हो रेशियो पे, पर दिक्कत क्या आ रही है कि आपको लगता है कि आप परसेंटेज पूरी तरह से भूल चुके हो। तो इसमें आप क्या करोगे कि रैंडम, सपोज करो कोई फ़ोन नंबर है, कोई फ़ोन नंबर लिख दे रहे हैं हम 8604964223, ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को ऐप या बैच वैच परचेस करना होता है तो इस नंबर पे मैसेज कॉल करता है। कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज करना, अगर कभी कोई बैच में दिक्कत आ रही हो, कोई भी समस्या आ रही हो तो। जैसे ये नंबर है तो हमने रैंडम क्या किया, बुक उठाई, 8 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, 6×4 10 या 6×4 24 नंबर क्वेश्चन, ऐसे रैंडम हमने कोई भी 10 सवाल पिक किए बुक से और बस उनको लगाना शुरू कर दिया। क्या करोगे, परसेंटेज फिनिश हो चुका है, परसेंटेज खत्म होने के 7-8-10 दिन बाद जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने रैंडम परसेंटेज के 10 सवाल उठाए और उनको लगा लिया, बस कुछ नहीं करना। ठीक, इससे होगा क्या कि आपके दिमाग में परसेंटेज की सारी चीज़ें चलने लगेंगी। शायद 10 में से 7-8 सवाल आप कर पाओ, 1-2 नहीं भी कर पाओगे, जो 1-2 नहीं कर पा रहे हो उसका आप सोल्यूशन देख सकते हो, बस इतना ही करना है। तो ये जो टिप बता रहे हैं बहुत फायदा मिलेगा इससे आपको। एक जो डर होता है ना हमारे दिमाग में कि यार हमने अभी नया तो पढ़ रहे हैं पर पुराना वाला भूले जा रहे, तो ये डर आपके दिमाग से निकालेगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, अप्लाई ज़रूर करना। स्टेप नंबर 8, अटेम्प्ट डेली क्विज। भाई इस चीज़ से लोग पता नहीं क्यों डरते हैं। डेली क्विज डरते नहीं हैं, बोलेंगे इग्नोर करते हैं इसको कि ठीक है इससे क्या ही फर्क पड़ता है। बच्चा जितना ज़्यादा हेल्प आपका ये करेगा ना रिवीजन करने में, उतना कोई नहीं करने वाला। भाई रैंडम आप बैठे हो, 5 क्वेश्चन का एक क्विज आपने सॉल्व कर लिया, 10 क्वेश्चन का एक क्विज आपने सॉल्व कर लिया, कितना टाइम लगेगा इसमें? 5 मिनट लगेगा, इसमें 10 मिनट लगेगा मैक्स। अगर ये मैथ का, ये आप ये जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं ये अदर सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो 5 सवाल 10 सवाल का क्विज अटेम्प्ट करने में पता नहीं क्या ही डर है, और चलते फिरते आप कर सकते हो, कुछ भी पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 9, डेली कैलकुलेशन 15 से 20 मिनट। अगर आप कैलकुलेशन को स्किप कर रहे हो बालक तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यकीन करो 25 में से अगर आप ये कैलकुलेशन का पार्ट मिस करते हो तो 25 में से 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे जो आप बिल्कुल स्किप कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि आपने कैलकुलेशन उतनी अच्छी नहीं है। भाई एग्जाम में ऐसा नंबर आ गया, सपोज करो 564 × 63। अब ये इसका मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन इसे करने में टाइम तो लगेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। हो सकता है किसी की मैथ फास्ट हो, वो 2 सेकंड में कर दे, और आपने कैलकुलेशन प्रैक्टिस की नहीं, आपको लग गया 10 सेकंड। कर तो आप भी लोगे, इसमें है ही क्या ऐसा, कर आप भी लोगे, आपको लग गया 10 सेकंड, 8 सेकंड बर्बाद हुए। अब ऐसा सोचो 25 सवाल हैं, 25 सवाल में 8-8 सेकंड बर्बाद करोगे तो इससे होगा क्या, या तो वो टाइम मैथ में कम पड़ जाएगा, नहीं तो वो टाइम इंग्लिश में, जीके में, रीजनिंग में कहीं ना कहीं कम पड़ेगा। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे, बहुत बेसिक चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले तो 20 तक टेबल याद होना चाहिए, इसमें लापरवाही होनी नहीं चाहिए। 19 का पहाड़ा अगर कोई आपसे पूछ दे कि 19 में 7 का मल्टीप्लाई करें तो 1 सेकेंड में बिना सोचे आंसर आना चाहिए। कॉमेंट करके बताओ 19 में 7 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है।
ठीक है। इसके बाद स्क्वायर और क्यूब कम से कम 30 तक याद होना चाहिए, ऊपर याद कर लोगे और अच्छी बात है। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, जैसे डिजिटल सम हमारा हो गया, यूनिट प्लेस से सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं ये इसके अलावा अप्रॉक्स मान के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो सवाल जल्दी करोगे, थोड़ा टाइम बचेगा जो बाकी सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगा, या फिर मैथ में कोई टेढ़ा मेढ़ा अर्जी फर्जी सवाल आ गया आलतू फालतू तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो फ़ोन में, मैथ्स वर्कआउट, ये सिर्फ एंड्रॉइड पे है, एप्पल स्टोर पर नहीं मिलेगी आपको। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और डेली उसमें 15 से 20 मिनट दो और रैंडम कैलकुलेशन करते हुए चलो। सपोज करो आप जा रहे हो और आपको दिखाई पड़ा गाड़ी का नंबर, उसे ऐड कर दिया, आपको अपना फ़ोन नंबर दिखाई पड़ दिया, उसमें आपने उस सारे डिजिट ऐड कर दिए। तो रैंडम कुछ भी जो आपको दिखाई पड़े उसमें आप ऐड करते रहो। सपोज करो ये किताब मेरे पास है, इसमें लिखा 6800 6 अब आप बोलोगे 6 तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये तो हमें आती है पर वही बात है ना कि 19 में 7 का मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगी, क्या आपको तुरंत दिमाग में आ रही है? अगर तुरंत दिमाग में आ रही है, जैसे 6 दिमाग में चलता रहता है, वैसे ये वैल्यू भी दिमाग में चलती रहनी चाहिए। भाई हम सबको पता है 24 में 4 का मल्टीप्लाई करने पे 96 आता है, ठीक है। 24 में 5 का मल्टीप्लाई करने पे 120 आता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें 24 का टेबल याद है, हमें तो याद नहीं है, पर हमें ये वैल्यू याद है कि 24 दूनी 48 होता है, 24 3 72 होता है, 24 चौको 96 होता है, 24 पंचे 120 होता है। ये वैल्यू याद है ना? क्यों याद है? क्योंकि ये सारा डाटा हमारे सवालों में बार बार रिपीट होता रहता है। तो अगर जो डाटा बार बार रिपीट हो रहा है तो अब वो अपने दिमाग में बैठ जाता है, ठीक। इसके अलावा आप ये भी काम कर सकते हो कि जो टेबल, स्क्वायर, क्यूब है, इसका चार्ट बना के अपनी टेबल के पास कहीं पे रख लिया, नहीं तो दीवार पे चिपका लिया, या ऐसा कुछ भी कर सकते हो। तो उन चीज़ों को जब आप बार बार देखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपके दिमाग से स्लिप कर जाए। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नंबर 5 से 7 नंबर मैथ में कम कर सकता है या 5 से 7 नंबर बढ़ा सकता है, मर्जी आपकी है। सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली देने होते हैं। स्टेप नंबर 10, जो भी अभी तक हमने बताया एग्जाम आने तक सेम चीज रिपीट करते रहो। पहला पार्ट छोड़ के सिलेबस को कवर करना। सिलेबस एक ही बार कवर होता है, एक बार आपने सिलेबस कर लिया, अब बस आपको प्रैक्टिस करनी और सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, मैक्सिमम सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, कैलकुलेशन को डेली टाइम देना है, मिसलिनियस की प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट देने के बाद उसकी मॉक कॉपी में अच्छे से एनालिसिस करना है, अपनी गलतियों पर काम करना है जितना ज़्यादा हो सके। यही सेम चीज़ आपको रिपीट करती रहनी है और कुछ भी नहीं करना। यही काम हमने किया तो इसी वजह से हम मैथ्स में 50 में 50 स्कोर कर पाए। तो अगर आप भी करोगे तो आप भी इसमें ये स्कोर बिल्कुल कर सकते हो। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, एसएससी की मैथ प्रेजेंट टाइम में बहुत आसान पूछी जा रही है। तो बस वही बात है ना कि अगर आपको रेस में आगे निकलना है तो थोड़ा सा ऐसा काम करना होगा जो बाकी नहीं कर पा रहे। क्या मैथ्स में 40 नंबर स्कोर करना बड़ा आसान है, पर 50 नंबर स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप 50 करो ना। पेपर जब आसान आएगा, ध्यान रखो, हमेशा नुकसान उस बच्चे का होता है जो पढ़ने में अच्छा होता है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि पेपर आसान आया, हर कोई नंबर ला रहा है, तो आप बाकियों से आगे कैसे निकलोगे कि बाकी 40-45 लेके आ रहे हैं, आप पूरे 50 में 50 का टारगेट करो, बात खत्म। बाकी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस जो हमने चीज़ें आपको बताई हैं इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी हमने एक चीज़ आज गौर की अपने यूट्यूब पे कि 87% बच्चा ऐसा है जो मेरी वीडियो देखता है पर सब्सक्राइब नहीं करता। तो अगर बच्चा आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, इस कंटेंट से आपको फायदा मिल रहा हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये भैया मेरी हेल्प करेंगे मेरी प्रिपरेशन जर्नी में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।